मुझे इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसान ने हमेशा दूसरी स्पीशीज़ को और अपनी स्पीशी को चेंज करने की, बदलने की कोशिश की है। कभी हमने फोर्स सिलेक्शन करके मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को बदलने की कोशिश की। हमने दो किस्म के कुत्तों को लिया और उनको आपस में क्रॉस कराया और एक नई किस्म की ब्रीड ली। इसे फोर्स सिलेक्शन कहते हैं, जिस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की करते रहे, जेनेटिक इंजीनियरिंग आई और जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने ट्रेड्स और स्पीशीज़ के ट्रेड्स को चेंज करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ अब इंसान एनाटॉमिकल मैनिपुलेशंस की तरफ भी जा रहा है, यानी हम अपनी साख्त को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मुस्तकबिल में ऐसे रोबोट्स बना सकें जो कि ज़िंदा हों। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम अपनी खसूसियात भी बढ़ा सकें। लेकिन आज की वीडियो ज़िंदा रोबोट्स के बारे में है जिन्हें जीनोबोट्स कहा जाता है। अगर हमने एक ऐसा रोबोट बनाना है जो बिल्कुल मेरी तरह हो या किसी भी जानवर की तरह हो, तो उसकी इकाई टिश्यूज़ या सेल्स होंगे। इसीलिए इंसान ने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो कि जानवरों के बिहेवियर्स को चेंज कर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं कि हमने एक मेंढक की आंख लेकर उसकी दुम में लगा दी। साइंसदानों ने दो आंखों वाले मेंढक की तीसरी आंख उसकी दुम पर लगा दी और उसके बाद जब उसके रिस्पॉन्स को चेक किया गया मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए, तो हमें पता चला कि उसके फोटोटैक्टिक बिहेवियर में, यानी रोशनी को ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। जहाँ रोशनी नज़र आती थी, ये मेंढक बहुत तेज़ी से उसकी तरफ जा सकता था और उसके नर्वस सिस्टम ने अपने आप को अडाप्ट किया, चेंज किया, ताकि वो उसकी दुम वाली आई को भी इंटीग्रेट कर सके, कनेक्ट कर सके। बहुत हौसला अफजा एक्सपेरिमेंट था और इससे हमें पता चला कि हम एनाटॉमिकल मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ज़िंदा रोबोट्स बनाने हैं तो हमें सबसे पहले टिश्यूज़ और सेल्स चाहिए जो कि ज़िंदा हों। और ये टिश्यूज़ और सेल्स लिए हमने एक मेंढक से, जिसे कहा जाता है जीनोपस लेविस। मैं आपको इस मेंढक की यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसके हाथों पर पंजे हैं। और इस मेंढक से हमने जब सेल लिया तो उस पर इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स, और उन्होंने हमें डिज़ाइन करके दिए ऐसे सिंपल रोबोट्स, बहुत छोटे माइन्यूट रोबोट्स जो कि मूव कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्राइटेरिया ये था कि हमने एक ऐसा रोबोट बनाना है जो ज़िंदा हो और मूव कर सके। लेकिन अगर आप कंप्यूटर सिमुलेशंस में मूविंग इंजन बनाते हैं, फिज़िकल मूविंग इंजन बनाते हैं, तो दो चीज़ें चाहिए। एक, आपको ऐसे वॉक्सल्स चाहिए, ऐसे डब्बे चाहिए, ऐसे ब्लॉक्स चाहिए जो कि मूव कर सकें, और दूसरा उनका कंट्रोल चाहिए। तो यही चीज़ अगर हमने इंसानी सेल से या जानवरों के सेल से बनाने हैं तो हमें कम से कम एक ऐसे सेल ज़रूर चाहिए होंगे जो कि मूवमेंट दे सकें। लेकिन जब साइंसदानों ने एपिथेलियल सेल्स लिए, वो सेल्स जो कि हमारे ऑर्गन्स की सरफेस बनाते हैं, स्किन बनाते हैं, और उनके ज़रिए इस रोबोट को बनाने की कोशिश की, तो उन्हें बहुत जल्द एहसास हुआ कि हमें मूवमेंट के लिए भी कोई सेल्स चाहिए। और मूवमेंट के सेल्स कहाँ से आएंगे? ऐसे सेल्स जो कि बड़े हों, छोटे हों, बड़े हों, छोटे हों, एक्सपैंड करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। जी हाँ, मस्कुलर सेल्स। और वो मस्कुलर सेल्स लिए गए दिल से, हार्ट से। तो इस फ्रॉग के हार्ट से भी हमने कुछ सेल लिए और फिर जब उनको आपस में कनेक्ट किया और उसके बाद डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया जो कि एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम से हमें दिया, तो ये रोबोट आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू हो गया। इन टिश्यूज़ में एक लेयर हम एपिथेलियल सेल्स की रखते थे और दूसरी हार्ट के टिश्यूज़ की या हार्ट के सेल्स की रखते थे, फिर एपिथेलियल सेल, फिर हार्ट के सेल्स, और इस तरीके से लेयर दर लेयर हमने इस टिश्यू को बनाया जो कि पहला जिंदा रोबोट बनने जा रहा है। मैं आपको इस तस्वीर में जो रेड कलर के वॉक्सल्स दिखा रहा हूँ, डब्बे दिखा रहा हूँ, वो हार्ट टिश्यूज़ हैं जो कि मूव कर सकते हैं। और जो ग्रीन कलर के या ब्लू कलर के डब्बे आपको नजर आएंगे वो एपिथेलियल सेल्स होंगे जो कि उसकी बॉडी बना रहे हैं, उसकी सरफेस बना रहे हैं, लेकिन उनमें मूवमेंट का इम्कान नहीं है। ये भी बता दूं कि जब हमने एक पूरा डब्बा बना लिया तो अब हमने उसकी ओरिएंटेशन ऐसी बनानी थी कि वो तेज़ी से मूव कर सके, और इसमें हमने मदद ली कंप्यूटर के एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम से।
एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि एवोल्यूशन काम करती है। ये एल्गोरिदम्स उन सेल्स को, उन कॉन्फ़िगरेशंस को ज़्यादा नंबर देते हैं जो कि तेज़ी से मूव करती हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन जो ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करती उनको कम नंबर दिए जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम नंबरों वाली कॉन्फ़िगरेशंस को ख़त्म किया जाता है और ज़्यादा फोकस उन कॉन्फ़िगरेशंस पे किया जाता है जो कि ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही हैं। जब हमने कुछ सेल्स के और कुछ टिश्यूज़ के ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लिए जो हम समझते हैं कि तेज़ी से मूव कर सकते हैं, तो अब प्रैक्टिकली उनको माइक्रो सर्जरी के ज़रिए बनाने की कोशिश की गई। सेल्स को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई किया गया। इस फ्रॉग के एम्ब्रियो से स्टेम सेल्स लिए गए जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, और फिर उनको काटा गया, जलाया गया ताकि हम वही शेप ला सकें जो कि कंप्यूटर सिमुलेशंस ने हमें दी। और जब कंप्यूटर सिमुलेशंस की वो शेप्स हमने पेट्री डिश में बना ली तो उसके बाद हमने देखना शुरू किया कि क्या ये मूव करते हैं, और वो वाकई मूव कर रहे थे। वो बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहे थे जैसे कि कंप्यूटर सिमुलेशंस कह रही थी। अगर इन सेल्स को इनकी ओरिएंटेशन चेंज कर ली जाती, इनको उल्टा रख दिया जाता, इनको वर्टिकल रख दिया जाता, तो ये मूवमेंट नहीं देते थे, सिर्फ उस डायरेक्शन में मूवमेंट देते थे जिसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर यह भी बता दूं कि इन सेल्स का ना तो कोई कंट्रोल सिस्टम था जो कि इनको कंट्रोल कर रहा हूँ, ना ही इनका नर्वस सिस्टम था जो कि इनके मोशन को कंट्रोल कर रहा हूँ, और ना ही इनके पास डाइजेशन सिस्टम है। तो ये कैसा रोबोट है जिसके पास ब्रेन नहीं है, जिसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है और इसके पास डाइजेशन सिस्टम भी नहीं है। 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए ये ज़िंदा रह सकता है ये रोबोट, क्योंकि इसने अपनी ATP के ज़रिए ही अपनी एनर्जी बनानी है, और हफ्ते और 10 दिन के बाद अगर ATP जब ख़त्म होगी तो ये रोबोट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसकी ज़िंदगी सिर्फ 7 से 10 दिन है। मैं आपको ये रोबोट यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि एक रेत के ज़र्रे के बराबर है, और आपको इस स्लाइड पर वो नज़र आ रहा है। हमें कंप्यूटर सिमुलेशंस ने, जो कि हमने सुपर कंप्यूटर्स पर की, उन्होंने 100 ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस बताई जो कि जीनोबॉट्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। इनके लिए जो सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया उसका नाम है UVM सुपर कंप्यूटर। लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ऐसी सिमुलेशंस थी, ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस थी जो कि हम रियल लाइफ में बना सकते हैं। इतनी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, उनकी ओरिएंटेशन ऐसी थी, हमारे पास टूल्स ऐसे थे कि हम सिर्फ 100 में से 5 ऐसे रोबोट्स हैं जो इस वक्त इस टेक्नोलॉजी के साथ बना सकते हैं। और ये रोबोट 10 दिनों तक अपनी ज्योमेट्री को बहाल रखेंगे, यानी इनकी जो ज्योमेट्री है वो 10 दिनों तक स्टेबल रहेगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो हमने इन रोबोट्स को बनाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक रोबोट मैं आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन जब साइंसदान इन रोबोट्स को बना रहे थे तो एक बहुत अहम चीज़ उन्होंने गौर किया, वो ये कि हर सेल दूसरे सेल की तरफ खींचता था, इकट्ठे होने की कोशिश करते थे, टिश्यूज़ की तरफ खींचते थे, क्लम्प होने की कोशिश करते थे, उनकी मूवमेंट आती थी। हालांकि इनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, इनके पास डिसीजन मेकिंग की कोई पावर नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए हैरानी की बात है और इस पर अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ और बिहेवियर भी हमें नज़र आए। हमें ये पता चला कि एक सेल दूसरे सेल के गिर्द घूमना शुरू कर देता है, कुछ सेल्स पुश करना शुरू करते हैं, कुछ सेल्स को धक्का लगाना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हमने एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स को मॉडिफाई किया और ऐसे जीनोबोट्स बनाए जिनके बीच में सुराख था। इनको होलो जीनोबोट्स कहा जाता है। होलो का मतलब यह है कि इनके बीच में सुराख है और इनके सुराख के बीच में कोई चीज़ रख के हम एक जगह से दूसरी जगह इंसान की बॉडी में या जानवरों की बॉडी में मूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन इनकी ये है कि हम ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। हम अगर जीनोबोट्स के ज़रिए अपनी बॉडी में ड्रग्स को डालते हैं तो नंबर 1 हमें इन्फेक्शन ही होगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी का ही तो टिश्यूज़ हैं। नंबर 2 हमारा इम्यून सिस्टम उनको फ़ौरन इन्वेजन नहीं समझेगा, फ़ौरन पार्टिकल्स नहीं समझेगा और उन पर अटैक नहीं करेगा। तो हमारे लिए बहुत आसान है कि अगर किसी जगह खुदा न खास्ता ट्यूमर है तो वहाँ पर ड्रग डिलीवरी की जा सके। और आखिरी चीज़ ये है कि इन जीनोबोट की एक अहम खसूसियत ये भी है कि अगर आप इनको काट दें, इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तो ये अपने आप को दोबारा हील कर देते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं। इनमें सेल्फ हीलिंग की कैपेबिलिटी है। अब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको ड्रग डिलीवरी में और बहुत सी मेडिकल साइंस की एप्लीकेशंस में कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दुनिया का पहला ज़िंदा रोबोट कैसे बनाया जा रहा है, और इस पर मुस्तकबिल में भी जो रिसर्च होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।